दुर्गेश, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी आवाज क्लियर है? सूरज, एवरीबॉडी, एक बार आप लोग थोड़ा सा मुझे हिंट कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेलो अनीता, क्लियर है सर? ओके ओके, चलिए दोस्तों, तो हम लोग इस आज के टॉपिक को अब आगे बढ़ाते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि एक प्लानिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि बिना प्लानिंग के हमको ये पता नहीं होता कि हमें कितना रास्ता कितने समय में और किस तरीके से तय करना है, ये समझ लीजिएगा। इसीलिए किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए प्लानिंग, रणनीति, आयोजना बहुत जरूरी है। ओके, तो उसी के तहत हम अपने देश के विकास, और देश के विकास का मतलब देश किससे बना होता है? देश बना होता है हम लोगों से, मानव से, देश के नागरिकों से। और नागरिकों का विकास करना है तो हमें विकास का एक पैमाना तय करना पड़ेगा और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए रणनीति बनानी पड़ेगी। ऐसे ही कुछ भी नहीं चलता जाएगा, बात समझे ना? इसलिए हम अपनी अर्थव्यवस्था में जब बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो है प्लानिंग, जिससे कि देश की सारी चीजों को हम देख सकें, ठीक है ना? उसके लक्ष्यों को तय कर सकें, उसको संसाधनों के बारे में पता कर सकें, उसको इंप्लीमेंट कर सकें, ये सारी चीजें इसमें रहती हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो यही प्लानिंग का ही है, इसको हम लोग देखेंगे। और इसमें देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जो मैं बताने जा रहा हूं उसको समझ लीजिए। मैं क्वेश्चन तो कराऊंगा ही कराऊंगा। प्लानिंग में दो तीन चार चीजें रहती हैं जिससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। प्लानिंग की परिभाषा, कि आखिर आपकी आयोजना क्या होती है। दूसरा, आयोजना का स्वरूप क्या होता है, हमारे देश में आयोजना का स्वरूप क्या है, नेचर क्या है, ठीक है ना? तीसरा, आयोजना के प्रकार, कितने प्रकार हैं, कौन सा भारत ने कौन सा प्रकार अपनाया हुआ है, ठीक है ना, वो देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं भारत में आयोजना का विकास। आखिर भारत में आयोजना का विकास कैसे कैसे हुआ, कब कब हुआ, तो इसको हम लोग 3 पार्ट में देखते हैं। एक 1947 से पूर्व, एक 1947 से लेकर के 1991 तक, एक 1991 से लेकर के 2017 तक, और एक 2017 के बाद। ये 4 डायमेंशन है, 4 पार्ट हैं जो विकास हुआ है हमारा, इसमें हम देखेंगे। एवरीबॉडी, इट इज ओके, ठीक है ना? और एक टॉपिक है इसमें, आयोजना से संबंधित संस्थाएं कौन कौन सी हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो टोटल मिलाकर के प्लानिंग में ये 5 बिंदु हैं जहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। इनके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। और ये जो सेगमेंट है, ध्यान रखिएगा, ये सब आपका क्या है, 5 ईयर प्लानिंग का भी है। इसी में सब कुछ आ जाता है, इन 5 पॉइंट में ही। एवरीबॉडी, इट इज ओके? ठीक है, तो चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन आयोजना का भाग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग? कौन आयोजना का भाग है? एक निश्चित लक्ष्य, संसाधनों का आकलन और संग्रहण, संसाधनों के दोहन की रणनीति बनाना, और रणनीति की समीक्षा करना। सही कूट का चयन कीजिए। केवल 3, केवल 2 और 4, 1, 2 और 3, और उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है? एक प्लानिंग का निम्न में से कौन सा पार्ट होता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यस, वेरी गुड, बहुत सही। उपरोक्त सभी प्लानिंग का एक हिस्सा होता है, आयोजना का हिस्सा होता है।
भाई बिना लक्ष्य के तो हम रणनीति बना ही नहीं सकते, और रणनीति बनाने के लिए जब बना लेंगे तो उसके लिए हमें संसाधनों की जरूरत पड़ती है कि किस संसाधन का कब और कितना उपयोग करना है, ये भी है। और जब इंप्लीमेंट कर देते हैं रणनीति को तो समय समय पर उसकी समीक्षा करना जरूरी है कि आखिर हम इतने समय में कितना आगे बढ़े हैं और कितना लक्ष्य अभी और बचा हुआ है। यही तो आपका टेस्ट होता है, जो आप टेस्ट सीरीज देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो क्या है कि भाई हम जो आईएएस या पीसीएस का जो फाइनल एग्जाम देंगे उससे पहले प्रैक्टिस कर लें हमारे कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, कौन सा सेगमेंट स्ट्रांग है, कौन सा कमजोर है, उसी हिसाब से तो आगे बढ़ेंगे। सब कुछ तो एक साथ नहीं कर सकते, यही है कंसेप्ट। ओके, चलिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस मैंने बता दिया आपको। और ध्यान रखना, ये जो 4 पॉइंट है ना डियर, ये समझ लीजिए, यही योजना आयोग का जो योजना आयोग था उसके योजना आयोग के कार्य हैं। और जब योजना आयोग की जगह पर क्या आ गया है, अब आ गया है योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग। और नीति आयोग के कार्य पूछे जाएं तो भी यही है, वो भी यही काम करता है। बात क्लियर कि नहीं? तो नीति आयोग के जो कार्य हैं वो भी यही हैं, योजना आयोग के भी कार्य यही हैं, यही कार्य हैं, यही परिभाषा है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आयोजना की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कभी कभी लॉलीपॉप क्वेश्चन भी आते हैं, और ऐसे लॉलीपॉप क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखिए, पढ़ने वाले लोगों के खराब गलत हो जाते हैं क्वेश्चंस। अमेरिका, रूस, चीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसा क्वेश्चन हमेशा जल्दबाजी में गलत होता है, पता है, और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, एक आध क्वेश्चन ऐसा रहता ही है। हालांकि मुझे देना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे इसको क्वेश्चन को डिस्कस करने के पीछे मेरा दूसरा उद्देश्य है। ध्यान रखना, आंसर है रूस। अगर यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यह रूस भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा इसकी जगह पर? यूएसएसआर। रूस तो उस समय था भी नहीं प्रॉपर, क्या है ये? सोवियत संघ, पहले सोवियत संघ था ये। आंसर आपका इस क्वेश्चन देखा जाए तो रूस ही है, रूस या सोवियत संघ ही है, ठीक है ना, उपरोक्त में से कोई नहीं। अवधारणा किस देश से प्रेरित है? सबसे पहले इस अवधारणा को रूस ने ही अपने देश में लागू किया था। आयोजना की जो प्लानिंग है रूस ने लागू किया था, और उससे हम लोगों ने प्रेरणा ग्रहण की थी। 1929 की महामंदी के बारे में मैंने पिछली क्लास में एक चर्चा की थी, तो मैंने कहा था कि 1929 की मंदी पूरी दुनिया में जब आई थी तो रूस और रूस के सहयोगी जो देश थे वो बचे रह गए थे, बाकी पूंजीवादी देश तबाह हो गए थे। उस समय भारत के लोगों ने उससे प्रेरणा ली कि यार ये आखिर रूस कैसे बचा रह गया, क्योंकि वहां समाजवादी मॉडल है, और उन्होंने अपने विकास के लिए एक रणनीतिक पूरा एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया था और उस पर वो चल रहे थे। तो बोले कि हमको भी यही अपनाना चाहिए। ध्यान रखना, तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना कि भारत ने जो प्लानिंग की रणनीति अपनाई है ना, वो 3 जगह से प्रेरित है। एक यूएसएसआर, दूसरा यूएसए, और तीसरा गांधी विचार, गांधीवादी विचार। तीनों जगह से प्रेरित है, तीनों का स्वरूप है इसमें। क्या क्या है ये देख लीजिए। यूएसएसआर से हमने जो लिया है, ध्यान रखिएगा क्या क्या लिया है, थोड़ा सा केंद्रीकृत नियोजन, सेंट्रलाइज प्लानिंग, क्योंकि सेंटर अपने हाथ में बहुत सारी चीजें रखता है, ठीक है ना। समाजवादी मॉडल, कह सकते हैं कि इसमें कल्याण है, कल्याणकारी राज्य, ध्यान है। तीसरा इसमें हमने और लिया है, और वो है आपका मध्यकालिक रणनीति। मध्यकालिक यानी कि बहुत लंबी नहीं, बल्कि हमने पंचवर्षीय योजना 5 साल की मध्यकालिक रणनीति को अपनाया। ये यहां से है,
ओके, ध्यान रखना। यूएसए से हमने क्या लिया है? यूएसए से लिया है हमने पूंजीवादी व्यवस्था, हमने लिया है निजी क्षेत्र की अवधारणा, हमने लिया है तीव्र आर्थिक समृद्धि, ध्यान रखना, तीव्र आर्थिक समृद्धि, और लिया है बाजार प्रेरित नीति। बाजार प्रेरित कीमत नीति। यह हमने कहां से लिया है? अमेरिका से। योगेश बेटा, जब देखिए मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा मुझे आपको मना करते हुए। देखिए जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड अगर चीजें हों तो मुझे अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। जब पढ़ाएंगे फ्लोटिंग व्लोटिंग सब पढ़ा देंगे, आने दीजिए उस टॉपिक को, थोड़ा पेशेंस रखिए। अगर आपकी तरह क्वेश्चन आने लगे ना बीच में, तो बेटा सब हर कोई क्वेश्चन पूछेगा और फिर हमारा तो टॉपिक ही बेकार हो जाएगा ना, ठीक है ना। ये हो गया। और गांधीवादी विचार से हमने क्या लिया? सोचिएगा, बताइए। गांधीयन विचार से हमने क्या लिया? कुटीर उद्योग की अवधारणा। कुटीर उद्योग की अवधारणा हमने ली है, इसलिए हमारे यहां खादी एंड विलेज कमीशन बनाया गया, खादी भंडार बनाए गए, आज भी चल रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि अब आईएएस के लेवल पर और अंदर जाकर के बताइए हमने कहां कहां से क्या क्या प्रेरणा ली है, कैसे कैसे ली है, उसका स्वरूप क्या है, वो ये रहा। मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत की आयोजना के स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, कि आखिर भारतीय आयोजना जो है उसका स्वरूप कैसा था। गुड मॉर्निंग राहुल, राहुल सांकृत्यायन, बहुत बड़े हिंदी साहित्य के विद्वान रहे हैं डियर, बहुत अच्छा नाम है आपका। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन से प्रकार की योजना पर बल दिया गया है? आदेशात्मक, अनवरत योजना और आपका विकेंद्रीकृत योजना। सही कूट का चयन कीजिए। केवल 3, केवल 1 और 2, 2 और 3, उपरोक्त सभी, बताइए। नमस्कार ऋचा। सर्वेश, मेरी मिड क्लास डियर मंडे टू फ्राइडे आपकी 5:30 पर होती है इवनिंग में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। आदेशात्मक, अनवरत या विकेंद्रीकृत कौन सी योजना है? आंसर है क्वेश्चन दोस्तों इसका सी। अब कहोगे कि आदेशात्मक योजना, अनवरत योजना, विकेंद्रीकृत योजना ये क्या होती है? इसको मैं डिफाइन कर देता हूं। देखिए ध्यान रखिएगा, आयोजना के प्रकारों को लेकर के हम बात करें तो एक ध्यान रखिएगा, पहली एक कैटेगरी है आदेशात्मक की और दूसरी है निर्देशात्मक, इंपरेटिव एंड इंडिकेटिव। आदेशात्मक और निर्देशात्मक। आदेशात्मक में क्या होता है कि सब कुछ केंद्र डिसाइड करता है, केंद्र निर्धारित करता है और इसका लक्ष्य राज्यों को या दूसरे अन्य संस्थानों को दे देता है। जो है इसको लक्ष्य को हासिल करने के लिए आदेश किसको देता है कि मैंने बना दिया, अब तुम इंप्लीमेंट करो। बात समझे कि नहीं? मैंने बना दिया, तुम इंप्लीमेंट करो, इट्स माई ऑर्डर। आदेश है, इट्स माई ऑर्डर, यानी कंपल्सन है, अनिवार्यता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसमें अनिवार्यता है, और जहां अनिवार्यता होगी और मैंने आपको आदेश दिया, सोचिए अगर उसको पूरा नहीं किया तो दंड भी है, और पूरा कर दिया तो प्राइज भी है, प्राइज एंड पनिशमेंट भी है इसमें। बात समझ गया नहीं? प्राइज एंड पनिशमेंट भी है।
हमने इस पॉलिसी को कभी नहीं अपनाया, हमने एक कोऑपरेटिव पॉलिसी को अपनाया है। निदेशात्मक में क्या है कि योजना बनाता केंद्र ही है और साथ के साथ में कंडीशन ये होती है कि राज्यों के साथ सहयोग करता है, राज्यों और अन्य संस्थानों के साथ सहयोग करता है, कहता है कि आप इनको लागू करिए, जो लक्ष्य हासिल हो उतना करने की कोशिश कीजिए, हम आपके साथ हैं। इट्स अ कोऑपरेटिव, सहकारिता, ये सहकारवाद है, ये है। हमने इसको अपनाया, इसको नहीं अपनाया। बात समझ में आ गई? क्लियर है? दूसरी कैटेगरी है आपकी समय को लेकर के। एक होता है समयबद्ध और दूसरा होता है समय रहित। समयबद्ध का मतलब होता है कि टाइम बाउंड है। कौन कौन सी? अल्पकालिक है, मध्यकालिक है और दीर्घकालिक है। अल्पकालिक 1 से लेके 4 साल के लिए, ये 5 से लेके 10 साल के लिए और ये 10 साल से ज्यादा के लिए ये होती है। दुर्गेश, स्टार्टिंग में आदेशात्मक हमारे यहां नहीं थी, निदेशात्मक थी, सहकारीवाद था, सहकारिता के साथ ही चलते थे, क्योंकि भारत राज्यों का एक संघ था और हमने क्या बनाया था? एक राज्यों का संघ बनाया है, एक फेडरेशन बनाया था। ठीक है ना? तो ये रहा हमारा अल्पकालिक, मध्यकालिक, दीर्घकालिक। हमने इसमें से इस मॉडल को अपनाया, 5 साल का मॉडल, मध्यकालिक, है कि नहीं? और समय रहित का मतलब होता है अनवरत योजना। अनवरत योजना, रोलिंग प्लान, ये खत्म नहीं होता, हर साल उसमें नए टारगेट जुड़ते चले जाते हैं। हर साल पिछला एक घूमता जाता है, रोल होता जाता है। कैसे? जैसे एक ये मैट है, तो सोचिए पीछे से ये फोल्ड होती जाएगी और आगे ये खुलती चली जाती है। इस तरह से रोलिंग है, रोल होता रहता है। और इस अवधारणा को हमने अपनाया था 6ठी पंचवर्षीय योजना में, 6th 5 ईयर प्लान में अपनाया था। इसलिए यह हमारा एक बार के लिए क्वेश्चन सही है कि हमने अनवरत योजना को अपनाया था। एवरीबॉडी इट्स ओके? एक बार के हमने अपनाया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रोलिंग प्लान हमने कब अपनाया? 6th 5 ईयर प्लान में। ठीक है। और अगला क्या है? विकेंद्रीकृत। मैंने कहा केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत दो और प्रकार की योजना होती है। केंद्रीकृत मतलब होता है कि सारा काम केंद्र ही करेगा, प्लानिंग बनाने से लेकर के प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन तक, बनाना और लागू करना सब केंद्र का काम होगा। और विकेंद्रीकृत योजना में क्या होता है? विकेंद्रीकृत योजना में यह होता है कि इसमें केंद्र, राज्य, निजी संस्थान और अन्य संस्थान सब मिलकर के प्लान बनाएंगे और मिलकर के ही उसे लागू करेंगे। राहुल, ज्यादा से ज्यादा आपको 80 क्वेश्चन से ऊपर टच नहीं करना चाहिए। तो मेरी बात समझ में आ गई? तो विकेंद्रीकृत योजना में क्या है? विकेंद्रीकृत योजना में हमें सब लोग मिलकर के बनाते हैं, सब लोग मिलकर के करते हैं और सबके अपने अपने दायित्व होते हैं कि तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, ये तुम ये करोगे। विकेंद्रीकरण यही है। ठीक है ना? ओके, क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अनवरत योजना को किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? अब तो आंसर बता ही सकते हैं, आंसर मैं पहले ही आपको दे दिया है। क्यों दोस्तों, आसान हो गया कि नहीं? अब तो फटाफट आंसर आ जाना चाहिए। मंजीत, दुर्गेश, रिजा, राहुल, मोनिका, आराधना, अनीता, एवरीवन। यस, आंसर इज सी, 6ठी पंचवर्षीय योजना में। बिल्कुल सही है। 6th 5 ईयर प्लान में इसको अपनाया गया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एक कहते हैं ना लॉलीपॉप टाइप का, कुछ क्वेश्चन आसान भी होते हैं। और मैंने कहा कि मैं क्वेश्चन नहीं बना रहा हूं, मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं।
कंप्लीट इकोनॉमी थ्रू एमसीक्यू। मैं इसके थ्रू आपकी पूरी तैयारी कराने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे आपसे टफ से टफ क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, बल्कि मुझे क्वेश्चन के माध्यम से आपके टॉपिक को डिस्कस करना है। आप बस बेसिक बुक पढ़िए, क्लास करिए, आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित मिलान में से सही का चयन कीजिए। निम्नलिखित मिलान में से सही का चयन कीजिए। कौन सा मिलान सही है? 1934, ये यहां पर डैश होना चाहिए, गैप रहना बंद हो गया, कम हो गया, इसलिए हो गया। 1934 प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, 1938 जनवादी योजना, 1944 बॉम्बे प्लान, 1950 सर्वोदय योजना। सही कूट का चयन कीजिए। केवल 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1, 3 और 4। बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5। ये टॉपिक है आपके 1947 से पहले भारत में योजना के विकास को लेकर के। मैंने यहां से बना दिया। ओके, हाँ, 7 स्टार लखनऊ, ऋचा ओझा डी, अनीता चौधरी सी। दोस्तों आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 5 डी। आपको बता दें कि जब देश का विकास हो रहा था, तो आपको मैं थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1929 महामंदी दुनिया में आई। और मैंने कहा था कि जब दुनिया में आई महामंदी, तो केवल रूस और सोवियत संघ, इन समूह को छोड़ करके बाकी सब में परेशानी हुई थी। पूंजीवादी देश पूरी तरह बर्बाद के होने की कंडीशन में थे। इसलिए भारत के लोगों ने रूस की इस अवधारणा को अपने दिमाग में रखा कि यार ये बेटर है, ये मॉडल अच्छा है। बात समझ गए ना? इसलिए देखेंगे कि 1929 के बाद में भारत में समाजवादी जो अवधारणा है, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे लोग कांग्रेस में जुड़ते चले गए, जो रूस की समाजवादी मॉडल से क्या थे, इंस्पायर थे, प्रेरित थे। ठीक है ना, क्योंकि 1929 की मंदी का उस पर कोई असर नहीं था और पूरी दुनिया तबाह थी। ठीक, उसके बाद 1934 में आपके भारत के कहा जाए बहुत बड़े इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया, सर एम विश्वेश्वरैया, इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के जन्मदिवस के आधार पर ही भारत में इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है। सर एम विश्वेश्वरैया, ठीक है ना, इन्हीं की देखरेख में भारत का पहला बांध बनाया गया था, भाखड़ा नांगल डैम, इन्हीं के अंडर में बनाया गया था। सिविल कहा जाए इंजीनियर थे वो, समझिएगा। इन्होंने एक बुक लिखी थी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये उन्होंने बुक लिखी थी, ये रही 1934 में। इसमें बताया कि भारत को अगर विकसित होना है तो उसे प्लान्ड इकोनॉमी के मॉडल पर चलना चाहिए। अगर भारत को कुछ अच्छा करना है, देश का विकास करना है, कुछ अच्छा करना है तो, ठीक है ना, ये कंडीशन थी। इसी के बाद से दूसरी घटना हुई 1938 में, 1938 में। 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। समाजवादी विचारक हैं, समाजवाद के प्रेरक हैं, और उन्होंने अपने भारत में उस समय 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी 1935 के बाद। 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, तो 8 राज्यों में उन्होंने प्लानिंग को
विकसित करने के लिए एक योजना समिति बनाई थी। क्या बनाई थी? प्लानिंग कमेटी, योजना समिति, ये रही प्लानिंग कमेटी बनाई थी। और इस प्लानिंग कमेटी का कंसेप्ट क्या था? इनसे कहा था, इस कमेटी से, कि भाई आप हमारे जो 8 राज्य हैं इनमें विकास करने के लिए आप कुछ एक संस्थागत सुझाव दीजिए जिससे कि हम आगे कुछ कर सकें। और इसका अध्यक्ष बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। तो योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ओके। और ध्यान रखना, इस योजना समिति ने अपनी रिपोर्ट 1948 में दी थी। ये नोट करते जाइएगा, 1948 में अपनी रिपोर्ट दी थी, क्योंकि सन 1939 में अगले साल ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था और ब्रिटिश सरकार ने भारत से बिना पूछे युद्ध में भारत को शामिल कर लिया। इसकी वजह से नाराज होकर कांग्रेस ने 8 राज्यों से अपना इस्तीफा दे दिया था। बोले कि हम ऐसे काम नहीं कर सकते, हम देश हैं, हमारी भी अपनी विचार हैं, हमारे भी अपने अधिकार हैं, लेकिन हमसे पूछते तो सही कि हमको विश्व युद्ध में शामिल होना है तो कैसे शामिल होना है, किस तरीके से होना है। आपने हमसे बिना पूछे ही शामिल कर दिया। ठीक है ना, बात क्लियर है? तो इसलिए रिजाइन कर दिया। और उस समय फिर जब सरकार नहीं है तो रिपोर्ट उस समय तुरंत देने की जरूरत नहीं थी। 47 में देश आजाद हो गया तो उन्होंने 48 में अपनी रिपोर्ट दे दी। बोला अब अपने देश के लिए बनाएंगे पूरा का पूरा, है कि नहीं। उसके बाद 1944 में 3 योजनाएं बनाई गई, 3 मॉडल आए थे, 1, 2, 3। एक था बॉम्बे प्लान, बॉम्बे प्लान, और यह था 8 मुंबई के उद्योगपतियों का प्लान। 8 उद्योगपतियों का समूह था, उन्होंने यह बॉम्बे प्लान बनाया था देश के विकास के लिए। और इसको जो लीड कर रहे थे उनका नाम था आरदे सिर दलाल। आरदे सिर दलाल ये इनके लीडर थे। 8 उद्योगपति थे, उनमें टाटा, बिड़ला, श्रीराम, ये सब लोग शामिल थे। ठीक है ना, उनमें ये थे। दूसरा प्लान, अब जो कि 8 उद्योगपतियों ने दिया है तो स्वाभाविक सी बात है, कैसा मॉडल होगा उसका? औद्योगिक मॉडल होगा, पूंजीवादी मॉडल। दूसरा आया था एम.एन. रॉय का जनवादी योजना। कौन सा? जनवादी योजना, पीपुल्स प्लान कहते हैं इसको। और यह था एम.एन. रॉय का। एम.एन. रॉय, जनवादी योजना। और यह कैसा था? समाजवादी यानी कम्युनिस्ट मॉडल था। एवरीबॉडी इट इज ओके? कैसा था? समाजवादी और कम्युनिस्ट मॉडल। एक था आपका गांधीयन प्लान, गांधीवादी योजना। और यह मॉडल दिया था आपके किसने? बताइए, किसने दिया था? श्रीमन नारायण। इन्होंने गांधीवादी प्लान दिया था। तो 1944 में ही 3 मॉडल आए थे गांधी वो आपके योजना के। मैंने आपको पूरी लिस्ट में बता दे रहा हूं, साथ के साथ नोट करते जाइए, आपका काम हो जाएगा। ओके, क्लियर है एवरीबॉडी? और 1950 में देश की आजादी के बाद जो मॉडल आया था वो था आपका सर्वोदय प्लान। और यह था जेपी नारायण का, जेपी नारायण का सर्वोदय प्लान। ओके एवरीवन, क्लियर है? समझ में आ गया? अब इसके आधार पर देखिए आंसर क्या हो गया, सही लग रहा है कि नहीं? आंसर डी, क्वेश्चन का क्वेश्चन भी और पूरा का पूरा डिस्कशन भी, टॉपिक क्लियर। ये पूरा विकास मैंने पढ़ा दिया सन 47 से पहले। अब इससे ज्यादा क्या चाहते हैं मुझसे? बस आप लोग अच्छे से याद करते रहिए और काम करते रहिए, सारा काम बेहतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं।
भारत में आयोजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय आयोजना के इतिहास में 2 बार योजनावकाश रहा है। भारत में कुल 8 वर्ष योजनावकाश रहा है। गलत कथन का चयन कीजिए, केवल 1, केवल 2, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा है? जल्दी से आंसर दीजिए। सूरज, सागर, उर्मिला, बिपिन, हितेश, शारिका, विनय, अनीता, सूरज, एवरीवन, सभी लोग प्रॉपर तरीके से क्लास में पार्टिसिपेट कीजिए। मैं चाहता हूं कि ये यूट्यूब ना रहे बल्कि एक डिजिटल माध्यम तो रहे, लेकिन हम लोग आपस में कन्वर्जेशन करते रहें। बिल्कुल सही गलत बात की बात है, लेकिन आप आंसर तो दीजिए सब लोग। दुर्गेश, अमृत, वेरी गुड। दोस्तों इसका आंसर है सी। दोनों ही क्वेश्चन गलत हैं, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। गलत कूट का चयन कीजिए। ध्यान रखना, यहां पूछा है गलत कूट का चयन कीजिए। गलत पूछा है, सही के बारे में चर्चा नहीं की गई है। गुड मॉर्निंग गीता मौर्य। ठीक है, गलत कैसे? क्योंकि भारत के इतिहास में 2 बार नहीं बल्कि 3 बार योजनावकाश रहा है, और टोटल मिलाकर के देखा जाए तो 8 वर्ष नहीं बल्कि 7 वर्ष है। अब कहोगे ये कैसे, उसको आप देख लीजिए। अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, ना हो तो अब समझ लीजिएगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 to 56, सेकेंड 1956 to 61, थर्ड 1961 to 66। यहां देखेंगे, यहां पर आपका एक पहला गैप, उसके बाद फोर्थ 1969 to 74। तो कितने साल का गैप है यहां पर? 3 साल का। टोटल पहला ब्रेक, पहला योजनाकाश, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लान हॉलिडे। ठीक है ना। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 to 78, ये 4 ही साल रही। यहां पर दूसरा ब्रेक आपातकाल की वजह से। ठीक है ना। उसके बाद आपकी छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, सातवीं 1985 से लेकर के 1990, और यहां पर फिर से तीसरा ब्रेक, ये 2 वर्ष का। और यहां पर देखेंगे तो आपका अगला फिर आ जाता है 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर के 1997 तक। इस तरह से ये 2 वर्ष का यहां पर रहा, ये गैप कर लिए। 3 बार प्लान हॉलिडे है और टोटल मिलाकर के 7 ईयर है। क्लियर है? उसके बाद कोई ब्रेक नहीं है, हर 5-5 साल पर चलता रहा है। तो मैंने ये लिस्ट आपको मैंने बना दी। क्लियर हो गया? योजना विकास का मतलब होता है जब योजना चल रही होती है उसमें बीच में ब्रेक दे देते हैं तो इसको अवकाश कहते हैं। ठीक है ना। बिल्कुल मोटिवेटेड क्लास बिल्कुल करवाएंगे डियर, वो अलग से हम सीरीज चलाएंगे उसकी। ठीक है ना, बिल्कुल चलाएंगे। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कितनी पंचवर्षीय योजनाएं अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल रही हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन टिपिकल भी है। कितनी योजनाएं? 4, 5, 6, 7, बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 4 योजनाएं, 5 योजनाएं, 6 योजनाएं, 7 योजनाएं जो अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल रही हैं। बताइए। टोटल आंसर है इसका बी। लक्ष्यों को हासिल करने का मतलब होता है जीडीपी ग्रोथ रेट।
जो टारगेट डिसाइड किया गया उसको अचीव कर लिया। जीडीपी ग्रोथ रेट का जो कंसेप्ट है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो इसमें देखा जाए तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये हमारा सफल रहा था, पहला, ठीक है ना। उसके बाद 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, उसके बाद ध्यान रखना 5th, 6th, 7th और 8th, ये सारे के सारे योजना पूरी तरह सफल रही हैं अपने टारगेट को अचीव करने में। उसके बाद और उससे पहले कोई भी योजना अपने जीडीपी ग्रोथ रेट को पाने में सफल नहीं रह पाई। क्लियर हो गया? ये याद कर ली, बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें आंकड़े याद करने की जरूरत नहीं है, कितने परसेंट टारगेट था, कितने परसेंट अचीव किया, उतनी जरूरत यहां नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा, इतना कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। मैं देखिए उन क्वेश्चंस को कराने की कोशिश कर रहा हूं जहां पर स्टूडेंट ध्यान नहीं देता। मैंने पहले ही कहा कि मेरा उद्देश्य है आपकी सफलता में थोड़ा सा सहयोग करना और उन चीजों पर फोकस करना जहां से क्वेश्चंस बनते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, साथ के साथ कंसेप्ट क्लियर करना। ऋचा बेटा अब इतना समय नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए जाए, और सर कुछ लोग जो हैं वो ऑलरेडी करा भी रहे हैं, समय नहीं है बेटा। अगर आप कर सकते हैं तो बेटर है, क्योंकि इतनी जल्दी सारे सेगमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करना आसान नहीं होता, और लास्ट मोमेंट पे आपको सिर्फ करंट पर फोकस करना चाहिए। सब्जेक्ट पर जो एग्जाम दे रहे हैं करंट पर ज्यादा फोकस करिए, सब्जेक्ट में जितना आसानी से हो जाए ठीक है, नहीं तो नए के लिए कुछ नहीं। सूरज, मेरा टेलीग्राम चैनल है मनोज कुमार 2.0, ठीक है ना, क्लियर हो गया? चलिए, निम्न में से सही मिलान का चयन कीजिए। सही मिलान का चयन, एक तरफ है पंचवर्षीय योजना और दूसरी तरफ है मॉडल। ध्यान रखना कौन सी पंचवर्षीय योजना में कौन सा मॉडल अपनाया गया ये हमको देखना है, ठीक। प्रथम पंचवर्षीय योजना सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, द्वितीय पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल, 5वीं पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र मॉडल। सही कूट कौन सा है? केवल 3 ए, केवल 1 और 2, उपरोक्त सभी 1, 2 और 3, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा है? डी, बिल्कुल सही। ये सारे के सारे मॉडल तो दिए हैं लेकिन मॉडल गलत हैं, बिल्कुल सही बात है, आंसर डी है। और ये एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है और फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन कैसा है, जो मैंने आपको पैटर्न बताया था मिलान वाला, और मिलान में भी सही मिलान नहीं पूछ रहा है या गलत मिलान नहीं पूछ रहा है, बल्कि उनमें से कौन कौन से सही हैं कौन कौन से गलत हैं ये है, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखिएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, यहां तक हम बात करें तो पहला जो 5 पंचवर्षीय योजना है इसका मॉडल का नाम है हैरोल्ड डोमर मॉडल। पहले इसको याद कर लीजिएगा, पहला मॉडल कौन सा है? हैरोल्ड डोमर मॉडल, जिसमें किस पर फोकस किया गया? कृषि पर फोकस किया गया, कृषि पर। दूसरा है महालनोबिस मॉडल, पीसी महालनोबिस, महालनोबिस मॉडल, इसमें उद्योग पर बल दिया गया, ध्यान रखना। तीसरा है सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, ठीक है ना। और इसमें फिर से कृषि पर ही बल दिया गया, कृषि पर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों गलत हो गए, है कि नहीं। चौथा मॉडल है आपका
अशोक रुद्र मॉडल। चौथा अशोक रुद्र मॉडल। और इसमें फिर से उद्योग और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। साथ के साथ नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो पांचवा है उसको हम कहते हैं लकड़ा वाला मॉडल। लड़का वाला नहीं, लकड़ा वाला, डीटी लकड़ा वाला। ओके। और इसमें किस पर फोकस किया गया, कोई बताएगा पांचवे में? गरीबी हटाने पर, गरीबी कम करने पर। छठा जो मॉडल है वो है आपका गुन्नार मृडाल मॉडल। गुन्नार मृडाल मॉडल, ठीक है ना। और इसमें क्या था, इसमें फोकस किया गया गरीबी और आधुनिकता, गरीबी हटाना और आधुनिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, यह इसमें अपनाया गया। क्लियर है? सातवां डीपी धर, डीपी धर मॉडल है। और डीपी धर मॉडल में किस पर फोकस किया गया, कोई बताएगा? सामाजिक विकास पर, सामाजिक विकास। और आठवां है जॉन डब्ल्यू मिलर, या इसे कहते हैं राव मनमोहन मॉडल। जॉन डब्ल्यू मिलर या राव, प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे आपके मनमोहन सिंह, उनके नाम पर है राव मनमोहन मॉडल। और इसमें किस पर फोकस किया गया, दो चीजों पर, एक एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इस पर फोकस किया गया। और मानव संसाधन विकास पर फोकस किया गया, मानव संसाधन विकास, इस पर फोकस किया गया। ओके, क्लियर है? तो ये थे आपके अभी तक के इतने क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस जो हैं, बाकी जो टॉपिक हैं, मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा इसके साथ में, ठीक है ना। हम चाहेंगे कि प्रॉपर तरीके से कवर करते रहें, इसको आप नोट करते चलिए। अब इसमें पंचवर्षीय योजनाएं कौन कौन सी, उनमें क्या क्या लक्ष्य थे, फिर कौन कौन से संगठन बनाए गए, कैसे कैसे बनाए गए। हितेश, क्लास शुरू होती है 7 बजे से। आज थोड़ा सा 10-15 मिनट का बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ टेक्निकल आवाज की वजह से, 10 मिनट का, ठीक है ना। इसकी वजह से हमारे जो क्वेश्चन हम लेना चाह रहे थे उतने हम क्वेश्चन नहीं ले पाए। हम इसके क्वेश्चंस को कल फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके, इसके साथ साथ में अगला टॉपिक भी कवर करेंगे और इसके क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे। ओके एवरीवन, तो चलिए आज के लिए इतना हम रखते हैं। आप लोग अच्छे तरीके से बने रहिए, अच्छे तरीके से अपने दिन को एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए और लक्ष्य को हासिल कीजिए। एक शिक्षक होने के नाते यही कह सकता हूं मैं, ये तो नहीं कह सकता जाके फुल दिन मस्ती कीजिए। भाई गार्जियन हूं, एक शिक्षक हूं, तो आपके अच्छे भविष्य के बारे में ही सोचूंगा मैं, ठीक है ना। बाकी आपकी मर्जी है आप अपने लाइफ को कैसे जीते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।
हमें लग रहा है जा चुके हैं।